हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज फर्स्ट एड की सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ और ये पार्ट 6 है। अभी तक इसके 5 पार्ट आ चुके हैं, 5 पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 एंड 5। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप काइंडली इस चैनल पे जाइए और वहाँ जा कर के आप सारे पार्ट को देखिए, तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये सीरीज़ शुरू करी थी, ये पहली सीरीज़ थी फर्स्ट एड की इस चैनल के ऊपर। और ये हेल्थ एंड सेफ्टी का चैनल है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, इसमें बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो आएंगे जैसे कि फायर, फर्स्ट एड आ गया, कन्फाइंड स्पेस, और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, निबोश, आयोश के बारे में भी जानकारी आएगी, और जॉब कैसे पाएँ इस फ़ील्ड में, विदेश कैसे जाएँ, इसके बारे में जानकारी आएगी। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, मुझे 11-12 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने शुरू से विदेश में ही काम किया है, इंडिया में भी काम किया है एज़ अ ट्रेनिंग मैनेजर, ट्रेनर, ट्रेनिंग ऑफिसर, सुपरवाइज़र। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है, ड्रिलिंग, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे इस फ़ील्ड का। तो मैंने ये चैनल शुरू किया आप लोग के लिए, और जो भी लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं उनको वेलकम है। और आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे इस वीडियो पे गाइस, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें अच्छे लाइक आएँगे और इसे आप सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज के वीडियो में सबसे पहले आपने सीन सर्वे करना है। तो लास्ट मैंने जो बताया था वीडियो, वो था इस रिकवरी पोजीशन में कैसे आप जाएँगे, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो आज जो है सीन सर्वे आपको करना है। सबसे पहले जैसे कि आपने सेफ्टी फर्स्ट एड देने का डिसाइड जब किया, तो आप क्या करेंगे, सीन सर्वे करेंगे। सीन सर्वे में क्या होता है, सबसे पहले आप गए, आपने देखा कि हाँ एक विक्टिम है, तो आपने अपनी सेफ्टी के बारे में देखना है, डेंजर देखना है, सेफ्टी देखनी है, तो इसको सीन सर्वे कहते हैं। सीन सर्वे के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आप जब फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स, मास्क लगा लेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके जो एरिया है वो सेफ़ है कि नहीं। आजू-बाजू के लोग हैं जो वो आ गए वहाँ पे पेशेंट के पास, तो उनकी सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप फर्स्ट एडर ऑलमोस्ट बन चुके हैं इस कोर्स को करने के बाद। और ये कोर्स गाइज़ काफ़ी कॉस्टली कोर्स है, अगर कहीं से आप करेंगे तो आपको इसी सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, और उसमें अच्छा पैसा भी लगता है, लेकिन यहाँ पर ये कोर्स फ्री में आपको दिया जा रहा है। सर्टिफ़िकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, स्किल्स आप जान रहे हैं तो पर्सनली आपको बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले सीन सर्वे में क्या होता है कि आप देखते हैं चारों तरफ, 6 डायरेक्शन में देखते हैं, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है आपके लिए, विक्टिम के लिए, है ना? फर्स्ट एड देने से पहले जो विक्टिम है, मरीज़ है, उसके लिए, आपके लिए कोई खतरा तो नहीं है, तो आप डिसाइड करते हैं। डेंजर देखते हैं आप सीन सर्वे में, है ना? तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं अगर आप खुद ही, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप जो है खुद ही विक्टिम बन जाते हैं, तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। सबसे पहले आप रिस्क पता करते हैं, क्या रिस्क है यहाँ पर, क्या इंजरी हो सकती है ना? कैजुअल्टी के साथ, अदर लोगों के साथ, आपके साथ, तो ये सब देखते हुए आप फर्स्ट एड देते हैं। और ये सब आपको हेल्प करता है कि आप कैसे फर्स्ट एड दें, क्या करना है आपको, तो उसको सीन सर्वे कहते हैं। अब आइए आपको आगे मैं ले चलता हूँ। सीन सर्वे के अंदर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म है सीन, SCENE। तो एक वर्ड का मीनिंग है। तो यूज़ द मेमोरी प्रॉम्प्ट, इसको आप याद कर लें, सीन को रिमेंबर कर लें। जब भी आप किसी को फर्स्ट एड दें तो इसका ध्यान रखें, सबसे पहले आपको रुक जाना है, ठहर जाना है, रुक के आपको देखना है, 1 मिनट रुकना है, सांस लेना है, देखना है, दौड़ भाग नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, आपको देखना है कि क्या खतरा हो सकता है वहाँ पे। कोई विक्टिम है, मरीज है, तो हो सकता है उसको सांप ने काट लिया हो, कोई इलेक्ट्रिक का तार हो सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। और कोई खतरा तो नहीं है, कोई कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई विक्टिम चला गया है किसी टैंक टैंक के अंदर, तो आपको देखना है कि ज़रूर यहाँ पे कोई खतरा हो सकता है, आप इस जगह पे ना जाएँ फर्स्ट एड देने के लिए, है ना? क्योंकि कन्फाइंड स्पेस की अलग वीडियो लेके आऊँगा मैं। फिलहाल आपको अपनी सेफ्टी के बारे में देखना है, तो आप रुक जाएँगे, स्टॉप हो जाएँगे। उसके बाद आप चेक करेंगे डेंजर, स्कैन द एरिया, एरिया को देखें, हैज़र्ड को देखें, कोई खतरा तो नहीं है, फायर है, कोई तार है, ट्रैफिक है, गैस लीक तो नहीं है, ये सब देखें। फिर ई फॉर इंश्योर इट इज़ सेफ, एरिया सेफ है, आप इंश्योर करेंगे, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, और तभी आप अप्रोच करेंगे जब डेंजर नहीं होगा आपको, है ना? तभी आप अप्रोच करेंगे जब आपको डेंजर नहीं होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
उसके बाद है यहाँ पर एन। एन मतलब नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, आप गिनना है कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो जख्मी हो चुके हैं, है ना, इंजर्ड हो चुके हैं। काउंट करें पीपल को, आइडेंटिफाई हाउ मेनी आर इंजर्ड अनकॉन्शियस। प्रायोरिटाइज करें, यानी कि आप इसको पहले ध्यान दें किसको ज़्यादा ज़रूरत है फर्स्ट एड की तो उसको आप दें, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको आप फर्स्ट एड, है ना, बाद में दें। तो ये बात का ध्यान रखना, जैसे हार्ट अटैक आया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो उसको पहले देना है। किसी को अगर इंटरनल फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है, तो उसको बाद में भी दे सकते हैं। लास्ट का क्या है, ई, इवेल्युएट व्हाट हैपन। सीन सर्वे के अंदर आपने देखना है कि समझने की कोशिश करना है किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, है ना। कोई आदमी फॉल हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट लगा है उसको, क्या हुआ है, ये सब आपने देखना है एक बार। अच्छा, तो अब अगला क्या रहेगा, स्टेप सीन सर्वे कर लिया आपने। अब देखिए, सीन सर्वे के बाद सबसे पहले आपको लाइफ सपोर्ट सर्वे करना है, यानी कि आपको जो है बीएलएस के अंदर आता है ये, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे। तो ये दो तरह का सर्वे होता है। सीन सर्वे पहले अपनी सेफ्टी देख लिया आपने, फिर आप करेंगे प्राइमरी सर्वे। तो प्राइमरी सर्वे क्या होता है कि इसमें इंजर्ड पर्सन के बारे में आप जानकारी लेंगे कि किस तरह की इंजरी हुई है ना, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और उसके सबसे पहले आप जाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, हेलो 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 भाई साहब, हेलो भाई साहब। पहले भी मैंने बताया है, नाम लेंगे, अगर आपको पता है, नहीं लेंगे तो भाई साहब बहन जी करके आवाज़ लगाएंगे। और जब पेशेंट बेहोश होगा तभी आपको ऐसा करना है, होश में रहेगा तो प्राइमरी सर्वे करने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट खुद ही बता देगा सारा कुछ। सेकेंडरी सर्वे भी आपको नहीं करना है, वो भी खुद ही बता देगा। अगर पेशेंट होश में नहीं है तो प्राइमरी सर्वे करेंगे, यानी कि आप आवाज़ लगाएंगे, फिर जाएंगे, दूर से आवाज़ लगाएंगे, फिर कंधों को टच करेंगे, पूछेंगे सब ठीक है, और सब भाई साहब ठीक है, फिर भी जवाब नहीं आता है, तब जाके आप क्या करेंगे, फिर एयरवे खोल देंगे। एयरवे कैसे खोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, एबीसी होता है। एयरवे को आपको खोल देना है, यानी कि जो आपकी ठुड्डी है, ठुड्डी को ऊपर करेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ से जो आपके पेशानी है, माथा है, उसको पीछे करेंगे। उसको बोलते हैं चिल लिफ्ट हेड टिल टेक्निक। उसका इस्तेमाल करके एयरवेज को खोल देंगे तो क्या होगा, सांस लेने में आसानी होगी विक्टिम को। और उसके बाद ब्रीदिंग देखेंगे आपके, सांसें चल रही है कि नहीं, सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें करते हैं प्राइमरी सर्वे के अंदर। आपने देखा कि हाँ, ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं सब ठीक हैं, चल रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है, इसमें आप देखते हैं बॉडी चेकअप करते हैं, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। जैसे गार्ड साहब कैसे बॉडी चेक करते हैं, हेड टू टू, सर से पैर तक, तो आप करेंगे, देखेंगे कोई इसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी है। अगर टूटी है कोई हड्डी, कोई ब्लीडिंग है, तो उसका फर्स्ट एड आप देंगे। तो ये सेकेंडरी सर्वे होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइमरी सर्वे जब आप कर रहे हैं तो आपने देखा कि सांसें नहीं चल रही हैं, ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं है, तो सेकेंडरी सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पेशेंट हमारा अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट उसको सीपीआर देने की कोशिश करेंगे। सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटिएशन। तो आज के वीडियो में जानेंगे सीपीआर क्या होता है, एईडी मशीन क्या होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है, कैसे देते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एईडी का मशीन का इस्तेमाल करते वक्त, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सीपीआर कैसे देंगे, बच्चे को सीपीआर कैसे देंगे, एडल्ट को कैसे देंगे, यानी 1 साल से ऊपर के बच्चे को, और एडल्ट को कैसे देंगे, जैसे चिल्ड्रन 1 साल से ऊपर का बच्चा उसको कैसे देंगे, 1 साल से नीचे का बच्चा इन्फेंट आता है उसको कैसे देंगे। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपने प्राइमरी सर्वे कर लिया, अभी सब कुछ ठीक रहा तो सेकेंडरी सर्वे किया आपने, जो कोई प्रॉब्लम हुई तो फर्स्ट एड दिया, नहीं हुई तो सेकेंडरी सर्वे करने के बाद आपने रिकवरी पोजीशन में डाल दिया। रिकवरी पोजीशन मैंने कल के वीडियो में बताया था। और आपने जैसे ही देखा कि पर्सन इनकॉन्शियस अनकॉन्शियस है तो आपने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लिया। 112 नंबर है हमारा इंडिया के अंदर, है ना। आफ्टर दैट तो प्राइमरी सर्वे आ जाता है। तो प्राइमरी सर्वे में सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, एबीसी चेक करेंगे, है ना, आवाज़ लगाएंगे, अपने आप की सेफ्टी देखेंगे। डॉक्टर एबीसी या डॉक्टर एसएबीसी कहते हैं, डेंजर देखिए, रिस्पॉन्स देखिए, अपनी सेफ्टी देखिए, एयरवेज खोल दीजिए, ब्रीदिंग चेक कीजिए और सीपीआर दीजिए अगर नहीं चल रहा है ब्रीदिंग तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी सर्वे का, जो मैंने आपको बताया अभी। प्राइमरी सर्वे ठीक है तो सेकेंडरी सर्वे करते हैं, सेकेंडरी सर्वे में भी सब ठीक है तो रिकवरी पोजीशन में डाल देते हैं। मान लो प्राइमरी सर्वे आप कर रहे हो, आपने पाया कि कुछ ठीक नहीं है, तो आप फिर सीपीआर दोगे, एक ये पोजीशन हो सकती है, एम्बुलेंस को कॉल कर दोगे आप। सेकेंडरी सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और सिनेरियो हो सकता है, एक और कंडीशन परिस्थिति हो सकती है कि आपने देखा कि एबीसी तो ठीक है, जब सेकेंडरी सर्वे आप कर रहे थे प्राइमरी सर्वे के बाद, तो आपने देखा कि फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका फर्स्ट एड देके आप छोड़ देंगे, है ना, एम्बुलेंस का वेट करेंगे। रिकवरी में नहीं डालना है, जब भी अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है,
फ्रैक्चर हो गया तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कम से कम पेशेंट को मूव करना है। तो ये प्राइमरी सर्वे होता है। अभी सेकेंडरी सर्वे के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी सर्वे जो होता है, पहले प्राइमरी सर्वे में आप थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। डॉक्टर एसएबीसी क्या है? तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो है एक मेथड आपको बताया गया है, कैसे आपको प्राइमरी सर्वे करना है। ईच लेटर जो है उसका एक मतलब है। क्या मतलब है? डेंजर, डी फॉर डेंजर, डॉक्टर एसएबीसी डी। तो डी फॉर डेंजर, सबसे पहले अपनी डेंजर देखें, कोई खतरा तो नहीं है आपके लिए, पेशेंट के लिए, सबसे पहले ये देखेंगे आप प्राइमरी सर्वे करने से पहले। उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे, आप आवाज़ लगाएँगे, जैसा मैंने पहले बताया, हेलो भाई साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नाम पता है तो नाम लेंगे, नहीं पता है तो आप फिर आवाज़ लगा के कंधे को टैप करेंगे, है ना? उसके बाद देखेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तुरंत फ़ोन कर देंगे आप 112 पे, एम्बुलेंस को बुला लेंगे। फिर एयरवे खोल देंगे, एयरवे खोलने से साँस लेने में आसानी रहेगी। फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे, साँसें चल रही है कि नहीं, सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। कान लगाएँगे नाक के पास पेशेंट के, तो आपको पता चलेगा, कान हमारा सेंसिटिव जो है पार्ट होता है, तो उसमें अगर थोड़ा भी सांस आ रही होगी तो पता चल जाएगा। सांस अगर नहीं आ रही है तो सेकेंडरी सर्वे नहीं करना है, सीपीआर को शुरू कर देना है। सीपीआर कैसे देते हैं? ये चेस्ट कंप्रेशन होता है, यानी कि आप हृदय को दबाते हैं, यानी कि जो हमारा है ना छाती, उसके ऊपर आप दबाते हैं। तो 30 बार दबाना है और 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ देना है। 30 बार के बाद 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ। तो 30/2 क्या है? 30/2 रेशियो होता है। और 1 मिनट में जल्दी-जल्दी आपको देना है 100 से 120 बार का कंप्रेशन, यानी कि दबा देना है आपको। तो ये होता है। ये देते-देते अगर आपके पास एईडी मशीन है, तो किसी को बोल के एईडी मशीन को बुला लेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन है ये, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं है तो सीपीआर करते रहेंगे, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, जब तक आप थक नहीं जाते हैं, जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता है, ज़िंदा नहीं हो जाता, तब तक करते रहेंगे। और अगर अकेले हैं तो खाली सीपीआर भी आप कर सकते हैं, सिर्फ़ आप चेस्ट कंप्रेशन भी दे सकते हैं। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करें आप। और अगर 2 लोग हैं तो अच्छी बात है, एक आदमी सीपीआर देगा, एक आदमी जो है रेस्क्यू ब्रेथ देगा। आप भी अकेले भी कर सकते हैं। 30 बार आपने कंप्रेशन दिया, 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ दिया, फिर 30 बार दिया। ऐसे आप 4 बार करेंगे तो 120 बार हो जाएगा 1 मिनट में। लेकिन थोड़ा ये मुश्किल होता है करना। देखने में आसान लग रहा है आपको, होता मुश्किल है। 2 लोग रहते हैं तो आसानी होता है। तो ये एक बार शुरू करते हैं तो कंटिन्यू रखना है, इसको बंद नहीं करना है। 3 कंडीशन है, या तो एम्बुलेंस आ जाएगी, या पेशेंट होश में आ जाएगा, या आप थक जाएँगे, तभी ये बंद होगा, ठीक है? अब कैसे करते हैं आगे देखेंगे, है ना? इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए सेकेंडरी सर्वे, मान लीजिए प्राइमरी सर्वे ठीक रहा तो सेकेंडरी सर्वे करना होता है। तो सेकेंडरी सर्वे क्या होता है? सेकेंडरी सर्वे में आप देखिए कि जो है प्राइमरी सर्वे के बाद ये होता है, मैंने बताया कि प्राइमरी सर्वे ठीक रहा, एयरवेज़ खोल दिया, ब्रीथिंग सर्कुलेशन चल रहा है, तभी सेकेंडरी सर्वे आप करेंगे। इसमें देखेंगे कि बॉडी पूरा जो है चेक करेंगे, सर से लेकर के पैर तक, कहीं कोई फ्रैक्चर, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, तो ये देखेंगे। मान लो कि प्राइमरी सर्वे में आपने देखा कि एईडी जो एबीसी है, एयरवेज खोल दिया, लेकिन ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, सांसें नहीं चल रही हैं, पल्स नहीं आ रहा है, तो सेकेंडरी सर्वे बिल्कुल आपको नहीं करना है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, डिले होगा। तो आपको डायरेक्ट क्या है, सीपीआर शुरू कर देना है। सेकेंडरी सर्वे अगर आप कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं प्राइमरी सर्वे सब ठीक रहा, सेकेंडरी सर्वे कर रहे हैं और इसमें पेशेंट जगा हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं कि कोई आपको बीमारी है, कोई आप दवा लेते हैं, है ना? आप विजुअल साइन भी दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। पेशेंट जगा हुआ है तो खुद ही बता देगा, नहीं जगा हुआ है तो भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई दवा पेशेंट लेता है, कोई और बीमारी है, कोई और साइन सिम्पटम हो रहा है। ये सब सेकेंडरी सर्वे में ऑब्जर्व करेंगे। सब ठीक रहा तो रिकवरी पोजीशन में डाल देंगे, नहीं ठीक रहा तो फर्स्ट एड देके छोड़ देंगे, है ना? तो ये पूरा रहता है सिस्टम, आपने समझना पड़ेगा। थोड़ा-सा ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आप आराम से धीरे-धीरे वीडियो को सीखेंगे, रिपीट करेंगे तो समझ जाएँगे। अब देखिए बारी आती है सीपीआर की। मान लीजिए आपने जब सबसे पहले सीन सर्वे किया, अपनी सेफ्टी देखी, चेक की, उसके बाद फिर आपने देखा प्राइमरी सर्वे किया आपने। प्राइमरी सर्वे में देखा कि एयरवेज़ तो आपने खोल दिया, लेकिन ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सेकेंडरी सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीपीआर शुरू करेंगे। तो सीपीआर करते कैसे हैं? सबसे पहले आपने सीन सर्वे कर लिया, अपनी सेफ्टी देख ली, मास्क लगा लिया, हैंड ग्लव्स लगा लिया, फिर उसके बाद आपने प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या किया? आवाज़ लगाया पेशेंट को, हेलो, हेलो भाई साहब, हेलो। फिर नहीं आवाज़ आया तो आपने जल्दी से कॉल कर लिया, फिर एबीसी चेक किया आपने, एयरवेज़ खोल दिया, ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक किया। देखिए ये क्या कर रहा है? ए फॉर एयरवेज ओपन कर रहा है। कैसे? ठुड्डी को ऊपर, सिर को नीचे। इसको कहते हैं चिन लिफ्ट हेड टिल्ट टेक्निक। अब क्या है, ये कान यहाँ लगाएगा, देखेगा ब्रीदिंग है कि नहीं। पल्स देखने के लिए आप अपने किसी भी हाथ के अंगूठे के 1.5 इंच नीचे दबाएंगे, तो किसी भी हाथ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पल्स मिलेगा। लेकिन लेफ्ट हाथ में देखेंगे, बाएं हाथ में तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हार्ट जो है दिल से कनेक्टेड है वो वाला हाथ। डॉक्टर साहब कैसे नाड़ी पकड़ते हैं, उसी तरह से आपने देखना है। अंगूठे के 1 से 1.5 इंच नीचे आपको दबाने पे मिल जाएगा, किसी भी पेशेंट के किसी भी हाथ पे। अब मान लो आपने जब एबीसी चेक कर रहे थे, पाया कि नहीं चल रहा है सर्कुलेशन, तो आप सीपीआर देने लगेंगे। सीपीआर आप कैसे देते हैं? सबसे पहले
शर्ट उतार लेना है, 100% कोई भी कपड़ा है उतार लेना है, कैंची से काट लेना है, जल्दी करना है थोड़ा तो कैंची से काट लेंगे आप, फर्स्ट एड बॉक्स में कैंची होगी। हमारा जो निप्पल होता है, निप्पल के बीच में हाथ आप फेरेंगे, दाहिने से बाएं निप्पल के बीच में जो बीच का सेंटर आएगा वही हमारा हार्ट है। हार्ट हमारा बाएं थोड़ा सा होता है, जनरली हमें बीच में सीपीआर देना है। तो आपने बीच में क्या करना है, दोनों हाथ को 90 डिग्री खड़ा कर लेना है। यहाँ देखिए बीच में एकदम बिल्कुल यहाँ पर सीपीआर दिया जा रहा है और 90 डिग्री खड़ा हो चुका है। एकदम कोहनी टाइट होनी चाहिए आपकी, और पावर जो आप लगाएंगे, ताकत कमर से लगाएंगे, है ना, हाथ को मोड़ना नहीं है, कमर से लगाएंगे और आप सीपीआर देंगे। देखिए यहाँ कैसे दे रहा है, हाथ को लॉक कर रहा है, कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री पे, ताकत कमर से लगेगा, हाथ मुड़ेगा नहीं। और स्मूथली लगाएंगे, पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे फिर फास्ट करेंगे इसको। तो सीपीआर क्या होता है, इमरजेंसी लाइफ सेविंग टेक्निक होता है, सबको पता होना चाहिए। हार्ट अटैक का आजकल बहुत चला हुआ है ना, तो जब ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, या हार्ट अटैक आ रहा होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, गैप्सिंग होती है, इस तरह से सांस लेता है पेशेंट, तो आपको सीपीआर देना शुरू कर देना है। या फिर चोकिंग के बाद भी सांस बंद हो जाती है तो भी आप उसमें देते हैं सीपीआर, या फिर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया उसमें भी सीपीआर आप देने लगेंगे, ठीक है ना। तो सीपीआर से क्या होता है, ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन फ्लो होता है और ये ब्रेन तक हमारे ब्लड पहुंच जाता है, वाइटल ऑर्गन तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के आदमी के मरने के बाद अगर जो है 4 से 5 मिनट के अंदर ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचा, ब्लड सर्कुलेटेड नहीं हुआ अगर ऑक्सीजन वाला, तो क्या होगा उससे, ब्रेन डेड हो जाएगा। तो इंसान अगर बच भी गया तो कॉमा में चला जाएगा, फिर वो जिंदा रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं, बस वो बेहोश रहेगा, तो वो तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि सीपीआर दोनों स्थिति में देते हैं, या फिर हार्ट अटैक में या कार्डियक अरेस्ट। अब दोनों आपको समझना है कि दोनों है क्या चीज़। देखिए कार्डियक अरेस्ट जो है वो अलग चीज़ है, सीपीआर अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का एक बैक से बंद हो जाना। कमज़ोर हार्ट जिसके रहते हैं, ज़्यादा दौड़ने से, ट्रेडमिल पे, है ना, कभी-कभी अचानक से एक्सरसाइज़ करने में आपने सुना होगा, तो क्या होता है कि बंद हो जाता है हार्ट, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। उसमें हार्ट में एक सिग्नल होता है, एक पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल पल्स, थोड़ी-सी छोटी-सी होती है, तो वो जब माल फंक्शन हो जाती है यानी काम सही से नहीं करती है, तो अचानक से वो बंद हो जाती है कभी भी, तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो इसमें भी सीपीआर ही देना है। लेकिन एक हार्ट अटैक होता है जो आपने सुना होगा, साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, तो 1-2 दिन पहले से आपको पता चलेगा हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक का क्या सिम्पटम है, सीपीआर का तो कोई सिम्पटम नहीं है, अचानक से बंद हो गया, जैसे लाइट अचानक से चली गई, तो ये हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अचानक से बंद हो गया। लेकिन सीपीआर का क्या मतलब है, लाइट पहले जैसे फ्लिकरिंग हो रही है, भक-भुक भक-भुक कर रही है, फिर वो बंद हो गई, तो वो होता है हार्ट अटैक। जैसे कि आपको हार्ट अटैक अचानक से आएगा नहीं, अचानक से ही आएगा, लेकिन 1-2 दिन पहले से सिम्पटम मिलेंगे। क्या सिम्पटम मिलेंगे हार्ट अटैक के, आपके बाएँ हाथ में दर्द होना शुरू होगा, पंजे से शुरू होगा, अब आपके उँगलियों से शुरू होगा, कूहनी से होता हुआ आपके बाजू तक जाएगा, फिर आपके जबड़े तक जाएगा, सर तक जाएगा, फिर छाती में पूरा दर्द होगा आपको, बीच में एक जगह पे दर्द होगा और ये दर्द बढ़ता जाएगा, और ये होता है हार्ट अटैक का दर्द। गैस का दर्द कैसा होता है, कभी बाएँ, कभी बीच में, कभी इधर-उधर होता रहता है, चेंज होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो गैस का है। हार्ट अटैक का एक जगह होगा बीच में, और हाथ से शुरू होगा, जबड़े तक जाएगा, सर तक जाएगा, कान तक भी जाएगा, गाल पे भी रहेगा, और बीच छाती में आपको होगा और बढ़ता जाएगा। तो आप समझ जाइए हार्ट अटैक है, 1-2 दिन में आने वाला है, फौरन डॉक्टर के यहाँ जाना है ना। तो ये होता है हार्ट अटैक, तो इसका सिम्पटम ये रहता है। कार्डियक अरेस्ट का कोई सिम्पटम नहीं होता है, वो अचानक से आ जाता है। तो दोनों अलग-अलग चीज़ें। हार्ट अटैक कैसे आता है? अब हार्ट अटैक जो आता है, खाने-पीने की असावधानी की वजह से आता है दोस्तों। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, बाहर का समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी ये सब चीज़ें आप बहुत सारा जो है खा रहे हैं, जो तेल खा रहे हैं उस सही नहीं है, काला तेल जो उसमें बार-बार फ्राई हो रहा है, तो वो वाला ट्रांस फैट होता है, वो खा रहे हैं अगर आप, तो उससे आपको क्या है, हार्ट में जो है ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या है, इसका कोई कनेक्शन नहीं खाने-पीने से, ये हार्ट की खराबी की वजह से आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपना लिपिड प्रोफ़ाइल चेक कराते रहना चाहिए हर 6-6 महीने पे, यानी कि जो उसमें होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हमेशा कब आता है, एक्सरसाइज़ करने के बाद ही आता है। तो हार्ट की कमज़ोरी अगर है तो कार्डियक अरेस्ट आएगा। हार्ट अटैक कैसे आएगा, वो खान-पान से आप सही कर सकते हैं, लिपिड प्रोफ़ाइल चेक करा के। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है। आप कैसे देंगे सीपीआर, बैठ जाना है, पेशेंट के आपको कहाँ बैठना है, लेफ्ट साइड में बैठना है, क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा आपको बैठना है तो आसानी रहेगी, और आपने टखने को मोड़ लेना है, जूता-चप्पल उतार के बहुत रिलैक्स होके बैठ जाना है। सेंटर में चेस्ट के जो है आपने ऐसा हाथ बनाना है जैसा आप देख पा रहे हैं, लॉक करना है, और आपका जो कोहनी है वो भी, एल्बो भी लॉक रहेगा। 2 इंच गहरा डीप आपने क्या करना है, दबाना है। 30 बार दबाएँगे और 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ देंगे मुँह में हल्का-हल्का,
हवा देंगे पेशेंट के, हल्का सा सांस देंगे उसको। तो जब भी देंगे तो आप मास्क वगैरह लगा के आप देंगे, मास्क आता है पॉकेट मास्क या रुमाल वगैरह रख के, डायरेक्ट नहीं देंगे। जान पहचान अगर आपका है, घर के फैमिली मेंबर है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अनजान आदमी को दे रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी बीमारी आपको भी लग सकती है ना, तो उसके लिए आपको पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। 30 बार देंगे, 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, और ये 4 बार साइकिल चलाएंगे आप 30 बार का, तो कितना हो जाएगा, 100 से 120 का कंप्रेशन हो जाएगा। ये आपको क्यों देना है, क्योंकि जो पल्स रहता है ना हार्ट का रिदम, वो उतना ही रहता है। जैसे जनरेटर आप चलाते हैं तो जनरेटर को पहले हाई स्पीड में लेके जाना पड़ता है, फिर वो चालू होता है। उसी तरह से हार्ट बंद हो गया तो उसको चालू ऐसे करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि सीपीआर जब आप दें तभी, जब आपको ट्रेनिंग है तब आप दें, और इफ़ यू आर नॉट ट्रेन इन सीपीआर डू हैंड्स ओनली। तो अगर आपको नहीं भी है ट्रेनिंग फिर भी आप सीपीआर दें, हाथ से ही दें, रेस्क्यू ब्रेथ नहीं दें, उसमें समय बर्बाद होगा। कम से कम हाथ वाला जो है कंप्रेशन जो है चेस्ट पे दबाव, वो आप देते रहें। ये ना सोचें कि आप सही नहीं दे रहे हैं ना, इसके बारे में आप नहीं सोचें। जो भी आपको आ रहा है वो करें, हार्ट को दबाएं। नहीं देने से, कुछ नहीं करने से क्या है, कुछ करना अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। आई होप, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 3 सिचुएशन हो सकता है। एक बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बच्चे को दे सकते हैं, ये भी बच्चा है, ये एडल्ट है, तो इसको कहेंगे इन्फेंट। इन्फेंट मतलब कि 1 साल से छोटा बच्चा। तो उसको कैसे देंगे, अगर मान लो 1 साल से बड़ा बच्चा है, 10 साल का, 12 साल का, तो उसको कैसे देंगे। और बड़ा है तो एडल्ट में ही आ गया, 15-16 साल से लेकर के 18 साल से। तो बच्चे को देने के लिए आप दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं आप, 2 उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आप करेंगे। ऐसे करके आप 2 उंगलियों का 30 बार इस्तेमाल करेंगे। 30 बार इसको भी देना है और 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ देना है। अगर आप देते हैं चाइल्ड को, जो 1 साल से बड़ा बच्चा है, तो उसको इस तरह से एक हाथ का इस्तेमाल करके देंगे। लोकेशन सब वही रहेगा सेम। एडल्ट जो है, मतलब एडल्ट का भी वही रहेगा बीच में, और जो चाइल्ड है उसका बीच में ही रहेगा। एक हाथ से देना है, एडल्ट को 2 हाथ से देना है। हाँ, जो जो इन्फेंट है यानी 1 साल से छोटा बच्चा है, थोड़ा उसको जो निपल है, दोनों निपल के बीच में लाइन डाल के थोड़ा नीचे तरफ में, हल्का सा आधा इंच नीचे आप उसको 2 उंगली से देंगे। तो ऐसे होता है। अब सबको अलग अलग गहराई का देना है। जैसे एडल्ट है तो 2 इंच दबाएंगे गहरा, चाइल्ड है तो उसको भी 2 इंच, 1 साल से बड़ा है 2 इंच दबाएंगे, लेकिन एक हाथ से दबाएंगे। एडल्ट को दोनों हाथ से दबाएंगे। बच्चे को क्या है, 1.5 इंच दबाएंगे, इसको 2 उंगली से दबाएंगे। यही फर्क है बस। और रेस्क्यू ब्रेथ दें अगर आपको ट्रेनिंग है, तो नहीं तो बस सीपीआर देते रहें, है ना। ये करके आप देंगे। जब भी रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं नाक बंद कर देते हैं 2 रेस्क्यू ब्रेथ में, क्योंकि नाक से हवा बाहर आ जाती है। तो आपको ध्यान देना। देखिए यहाँ 2 इंच बना हुआ, पुश डाउन 2 इंचेस, है ना। 120 बार कंप्रेशन देना है। चेन आपको अगर नहीं भी ट्रेनिंग में है, कुछ भी है, तो आप बस चेस्ट कंप्रेशन ऐसे देते रहिए बड़े आदमी को, और चाइल्ड को ऐसा देते रहिए एक हाथ से, इन्फेंट को 2 उंगली से, है ना, जब तक इमरजेंसी नहीं आ जाती है, जब तक पर्सन स्टार्ट नहीं कर देता ब्रीदिंग, या आप थक नहीं जाते हैं। 3 सिचुएशन है। इसमें एक चीज़ और होती है, जब आप जैसे ये दे रहे हैं, देते देते क्या होता है कि आपको एडी मशीन भी आपके पास है, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सीपीआर देते हुए। वो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए बताया गया ये सब चीज़ें, घबराने की बात नहीं है। जैसे आप सीपीआर देंगे, एडी मशीन आ गया तो एडी मशीन अटैच कर देंगे। एडी मशीन कैसे लगाते हैं, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है एडी मशीन ओरिजिनल। इसमें क्या होता है कि 20 से लेकर के 360 जूल की पावर डिलीवर करती है ये जो होता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक डीसी में कन्वर्ट करके पावर देता है, जूल देता है, मतलब झटका देता है। और ये झटका कैसे पैदा होता है, ये होता है 2000 से 5000 वोल्ट लगता है इसमें, उसके बाद झटका पैदा होता है। तो इसमें बैटरी लगी रहती है। बैटरी अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनी का आता है, फिलिप्स का भी आता है, ये अलग अलग कंपनी का आता है। तो सबका अलग अलग है। स्टैंड बाई टाइम है 5 साल, किसी का है 7 साल है, किसी का 3 साल है, कोई 200 शॉक देता है, कोई 250 शॉक देगा। तो इस तरह से बैटरी 2 से 5 साल चलती है इसकी। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है। अच्छे आदमी को ये नहीं देना है, तो ये सब ध्यान रखना। देखिए ये ट्रेनिंग वाला है, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं फर्स्ट एड की तो ऐसे देते हैं। इसको कहते हैं मैनिकिन, इसके ऊपर ही प्रैक्टिस होता है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑनलाइन है इसलिए प्रैक्टिस मैं आपको करा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें कैसे लगाते हैं एडी, सबसे पहले ओपन करेंगे, यहाँ प्लग लगा देंगे। उसके पहले ये पैच होता है, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं इसको। तो दो इसमें बना रहता है कहाँ लगाना, देखिए यहाँ पर एक निशान बना हुआ है। तो कह रहा है कि ये लगाइए आप हार्ट के साइड में, बाएं साइड में, हार्ट के नीचे जो पसलियाँ होती हैं हमारी रिब्स, वहाँ पे लगाना है। एक दूसरा होता है जिसमें बना रहता है लेफ्ट वाला शोल्डर, सॉरी राइट शोल्डर। तो राइट शोल्डर जो पेशेंट का है, दाहिना वाला कंधा, वहाँ पर एक लगाने का बना रहेगा, तो वहाँ एक लगाएंगे। और दूसरा कहाँ लगाएंगे, पेशेंट के बाएं वाले रिब्स पसलियों पर।
ऐसा लगा देंगे। रियल में भी, ये ट्रेनिंग वाला है वैसे, रियल में भी लगाएंगे आप इस तरह से। तो अब ये देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है, ये भी वही काम कर रहा है जो अब सीपीआर से हो रहा है। सीपीआर से मैनुअली हो रहा है, यहाँ पर क्या है झटका लगेगा तो इससे जल्दी काम होगा। लेकिन ये मशीन महंगी है, 1-1.5 लाख की आती है, तो ये हर जगह होती नहीं है। तो इसलिए सीपीआर आपको पता होना चाहिए, मेनली सीपीआर से ही फ़ायदा करेगा। तो मैक्सिमाइज द चांस ऑफ सर्वाइवल, इससे फ़ायदा ये होता है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नाम है इसका, एईडी मशीन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करते हैं, सीपीआर देने के बाद इसको अगर अवेलेबल है तो लगा के शॉक देते हैं। तो ये चलिए ये चीज़ है। क्या इसमें नहीं करना चाहिए, देखिए सीपीआर तो दे रहे हैं आप, एईडी मशीन जब लगाएंगे तो ये बोलेगा एनालाइजिंग द हार्ट रिदम, प्लीज क्लियर ऑफ द पेशेंट, है ना, एनालाइज करेगा खुद ही, बोलेगा शॉक एडवाइस तो शॉक देना चाहिए, फिर बोलेगा चार्जिंग, बोलेगा शॉक डिलीवर करने के लिए ये ऑरेंज वाला बटन दबाएं तो इसको दबाना है। तो जब भी ये चार्जिंग होगा और जब भी शॉक डिलीवर करना है उसके पहले ध्यान रखना है कोई भी आदमी पेशेंट को टच ना करे, नहीं तो आपको भी शॉक लग जाएगा 360 जूल का। तो एक पेशेंट की जगह दूसरे पेशेंट हो जाएंगे। आप देखिए अच्छे आदमी को ये दे दिया जाए तो आदमी मर सकता है, किसी की सांसें चल रही तो ये नहीं दिया जाता है। जब तक हार्ट अटैक नहीं आता है, जब तक कार्डियक अरेस्ट नहीं आता, ये नहीं देना है। अच्छे आदमी को देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सांप काटता है, जहर चढ़ता है ना, पॉइजन पता है आपको, तो एंटी वेनम होता है। अच्छे आदमी को एंटी वेनम देंगे तो क्या होगा, उसको हो जाएगा, वो मर भी सकता है। तो जिसको सांप काटा उसी को देना है। उसके बारे में फर्स्ट एड था, मैं वो आपको बताऊंगा अगले इसके पार्ट में। तो मैंने सोचा था, यही मुझे अभी याद आ गया अचानक से कि वो भी एक फर्स्ट एड है, वो बहुत ज़रूरी है। गाँव में अक्सर सांप का जो है स्नेक बाइट हो जाया करता है। तो आप, मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हैं, तो काफ़ी काम आ सकता है। कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो एईडी में क्या करना है नहीं करना है, तो ये जो है आपको लिख रहा है यहाँ पर, एईडी इज़ नॉट एक्सेसिबल, कंटिन्यू एडमिनिस्टरिंग सीपीआर। सीपीआर जारी रखें विदाउट इंस्ट्रक्शन। अगर नहीं है एडी तो एडी है तो एडी लगा दें। एडी के बाद भी अगर एडी खुद ही बताता है कि अब सीपीआर दीजिए तो आपको देना है। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एडी जो है, हाँ एडी जब आप दे रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है क्या करना है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, रिस्पॉन्सिव है पेशेंट की नहीं चेक करना है। एडी यूज़ करने से पहले रिस्पॉन्सिव है तो एडी नहीं देना है। इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर लेना है ना। चेस्ट ड्राई होना चाहिए, भींगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है डीसी करंट होता है, ये नुकसान करेगा पेशेंट को। चेस्ट को पूरा खोल लेना है, छाती को कपड़े के ऊपर से नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रोड पैड लगा देने हैं, एक बाएं साइड में लगेगा पसलियों पर, जिधर हार्ट है उसके नीचे, एक दाहिने साइड में कंधे पर लगेगा। उसमें बना रहता है पिक्चर, आप देख के लगा लेंगे, एग्जैक्टली शोन इन द एडी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डू स्टैंड क्लियर, पेशेंट से दूर रहें। जब हार्ट का एनालाइजिंग कर रहा है रिदम, जब दे रहा है शॉक तो आप दूर रहें, जैसे मैंने बताया। वॉइस प्रॉम्प्ट होता है इसमें, इंग्लिश में बताता है ये, तो उसको फॉलो करना है। सीपीआर कंटिन्यू करेंगे, जब शॉक दे देगा तो आपको कहेगा एडवाइस सीपीआर, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये लगा ही रहेगा जो पैड है, और आप सीपीआर देंगे करंट नहीं लगेगा। हाँ लेकिन दोबारा कुछ देर बाद अगर कहता है कि हाँ फिर से शॉक देना है, तब आपको हट जाना है। ये क्या करना है कि देखिए, आप इसका इस्तेमाल एडल्ट पे भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन पे भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग रहता है उसमें पैड छोटा वाला, बड़ों के लिए अलग रहता है पैक के अंदर, है ना। और ध्यान रखना है कि सेफ़ इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करें, और पानी ना हो, ह्यूमिडिटी वहाँ पे ध्यान रखना है, कोई इलेक्ट्रिक ये सब ना हो, गैस ना हो, है ना। बैटरी वगैरह इसका चेक करते रहें, और उसमें अलार्म रहता है, बैटरी अगर कम होगी तो अलार्म बजता है। तो जहाँ भी एडी है और पैड वगैरह कैसे लगाना है उसमें सब इंस्ट्रक्शन रहता है, देखते रहें। क्या नहीं करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डोंट यूज़ एईडी ऑन वेट मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे पेशेंट है तो नहीं करना है, भीगा पेशेंट है नहीं करना है, किसी ने ड्रिंक कर लिया वैसे पेशेंट को एडी नहीं देना है, क्योंकि अल्कोहल जो है फ्लेमेबल होता है। पेशेंट को टच नहीं करना, जब आप दे रहे हैं एडी मशीन एनालाइज कर रहा है शॉक के लिए, और जब शॉक दे रहा है तो पेशेंट को टच नहीं करें आप, है ना। जो पैड है उसको कभी कपड़े के ऊपर से नहीं लगाएं, डायरेक्ट छाती पे लगाना है, जहाँ जहाँ बताया गया वहाँ लगाना। पेसमेकर पे नहीं लगाएं, तो ये सब ध्यान रखना है। बहुत सारे पेशेंट को पेसमेकर लगा रहता है। पेसमेकर एक अलग डिवाइस है, जिससे कि हाथ में जब कोई रिदम का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट का जो कार्डियक अरेस्ट होने का चांस रहता है, तो वहाँ पे डॉक्टर बताते हैं वैसे पेशेंट को कि 5 लाख रुपए का डिवाइस है वो, 2.5-3 लाख का है, तो उसको लगाने से 5 साल तक चलता है वो, बैकअप में रहता है। हार्ट में कुछ गड़बड़ी आई तो एक करंट वापस से बैकअप दे देता है, हार्ट फिर सही से काम करने लगता है। ऑपरेशन करके लगता है ये, छाती के बाएं साइड में ऊपर की तरफ, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। सीपीआर जल्दी से देना है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक आ गया तो सीपीआर दे दें आप, वेट ना करें। एडी जो है अगर है तो ठीक है, सीपीआर देते रहे, है ना। ये नहीं कि एडी के लिए आप वेट कर रहे हैं सीपीआर नहीं दे रहे हैं। सीपीआर बहुत ज़रूरी है, और आप लोग सीपीआर ही देंगे, क्योंकि एडी मशीन सब जगह होता नहीं है, तो आपको समझना है ना। एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पर इसका इस्तेमाल ना करें, चिंगारी निकलती है तो ब्लास्ट हो सकता है।
आग लग सकती है ना। एडी पैड जो है उसको टच नहीं करना है, आपस में टच नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो छोटा छाती है तो दूरी बनी रहनी चाहिए, है ना। बच्चों का जैसा होता है तो उसका छोटा वाला लगाएं, बड़ा वाला पैच ना लगाएं उसमें। एडी विदाउट ट्रेनिंग के ऑपरेट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं। इसमें सब कुछ बताता है कैसे करें क्या करें, बस फॉलो करना रहता है गाइडलाइन इसमें। जैसे गूगल मैप पे कैसे बताता है लेफ्ट लें राइट लें, उसी तरह इसमें बताता है। तो कोई भी आदमी लेकिन कॉन्शियस है, नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहा है, उस पे एडी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। मैं चाह रहा था कि आज वीडियो का ये 6 पार्ट जो है लास्ट पार्ट होगा, लेकिन मुझे याद आया कि स्नेक बाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियन बाइट, उसके ऊपर मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। तो ये लास्ट पार्ट नहीं है, तो इसका एक और पार्ट 7 पार्ट भी आएगा दोस्तों। तो अभी तक मुझे आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो इस वीडियो पे आपका मैं चाहता हूँ सपोर्ट, समर्थन, प्यार दोस्तों, और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ और बहुत सारे टॉपिक पे लेके आऊँगा। कुछ अगर आपको इसमें लगती है कि और वीडियो अच्छी हो सकती है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ फीडबैक है आपका, तो वो भी बताइए, कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।